हम द हिंदू एडिटोरियल के बारे में, एडिटोरियल जो पेज है उसका जो आज का टॉपिक दिया गया है, द ओल्ड बट रेलिवेंट स्क्रिप्ट ऑफ द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली यहाँ में कुछ वर्ड्स होगा जिसका मैं मीनिंग आपको बताऊंगा। कुछ हैवी वर्ड्स रहेंगे, कुछ टफ वर्ड्स रहेंगे जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा और इनका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी बताऊंगा। बट इनका जो आई मीन टू से कि रिटन फॉर्म में जो इनका मीनिंग्स है ये मैं अपना टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा। इसके लिए आप बेसिकली कमेंट सेक्शन में नीचे जाइए और वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं कि आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इन सभी का मीनिंग मैंने इन हैंड रिटन नोट्स में अपलोड कर दिया है, सो यू कैन बेसिकली चेक इट डाउन फ्रॉम देयर। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। ठीक है, द ओल्ड बट रेलिवेंट स्क्रिप्ट ऑफ द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। यहाँ पे राइटर जो है वो बताना चाह रहे हैं कि एक रेलेवेंस मतलब आप बोल सकते हैं कि एक रेफरेंस यहाँ पे आप हमारा जो राइटर है ये ले रहे हैं बेसिकली ऑफ द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आपको पता होगा शायद, जिन जिन लोग ने यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ओके, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक बेसिकली ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर हुआ था, जब यूएसएसआर और यूएसए के बीच काफ़ी टेंशन्स बढ़ गए थे और न्यूक्लियर वार का एक ख़तरा मंडरा रहा था। तो तब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। इसका डिटेल्स यहाँ नीचे दिया हुआ है, सो बेसिकली आई विल टेल इट फ्रॉम देयर। बट फ़िलहाल के लिए आप बस एक हल्का सा अंदाज़ा लगा लीजिए कि टॉपिक किस बारे में होगा। और उस रेफरेंस क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के रेफरेंस को लेके यहाँ अभी फ़िलहाल जो करेंट सिचुएशन है रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, Tell me how it ends is the common refrain of generals and leaders when in the middle of a war. ठीक है, ये एक कॉमन टर्म है। टेल मी हाउ इट एंड्स एक कॉमन टर्म रहता है जो जनरल्स लोग बेसिकली कहते हैं जब किसी भी युद्ध के बीच होता है। जो रिफ्रेन का अर्थ बेसिकली होता है टू स्टॉप वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग, मतलब खुद को रोकना कोई चीज़ करने से। ओके, द यूक्रेन वॉर इज़ नो एक्सेप्शन। यहाँ भी सेम बोला जा रहा है कि यहाँ में भी जनरल सेम बात ही बोल रहे हैं कि टेल मी हाउ इट विल एंड। नाइदर प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की और हिज वेस्टर्न पार्टनर्स नॉर हिज रशियन एडवर्सरी प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुतिन कैन प्रेडिक्ट हाउ द वॉर विल एंड। यहाँ पे बेसिकली बस बताया जा रहा है प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो है और हिज वेस्टर्न पार्टनर्स, मतलब बेसिकली यहाँ पे नेटो के बारे में बताया जा रहा है। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ यहाँ पे रेफरेंस वेस्टर्न पार्टनर्स की तरह हिसाब में रेफरेंस दिया जा रहा है कि और अलोंग साइड यहाँ पे उनके अपोजिशन में जो खड़े हैं हमारे प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, उनके बारे में बताया जा रहा है कि कोई ये सटीक तरीके से नहीं बता पा रहे हैं कि ये वार कब ख़त्म होगा या इसका अंत क्या है, इसका फ्यूचर क्या है। कोई भी इन फुल्ली एजम्पशंस के साथ नहीं बता पा रहे हैं कि ये वार कब ख़त्म होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू बिलो। Earlier assumptions have been appended. Russia's short special military operation to denazify and demilitarize Ukraine is already a 9-month war and likely to extend into 2023. So basically यहाँ पे बताया जा रहा है राइटर की तरफ से कि earlier assumptions जो पहले हम लोगों ने एक assumption करके रखा था कि ये ज़्यादा लंबा खिंचेगा नहीं, कि वार बहुत कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा। और जो रशिया का प्लान है एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन करके टू डीनाजीफाई एंड डीमिलिटराइज यूक्रेन, ये जो चीज़ था, ये जो टर्म था, ये सब ने सोचा था कि ये वार ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। बट अगर आप करेंट सिचुएशन में देखें तो ये वार ऑलरेडी 9 मंथ हो चुका है इस वार को, और ऐसा लग रहा है, ऐसे संभावित है कि 2023 तक भी ये वार खिंच जाएगा। अब हम बात करते हैं, एक वर्ड यहाँ पे आया है अपेंडेड, राइट। अपेंडेड का बेसिकली वर्ड मीनिंग रहता है टर्न समथिंग अपसाइड डाउन। ओके, इसका मीनिंग अगर मैं एक एग्जांपल के साथ दूँ, सपोज़ क्रिकेट तो आप सब बहुत लोग देखते होंगे, राइट। सो बेसिकली क्रिकेट में क्या होता है, सपोज़ एक बॉलर ने एक बैट्समैन को बॉल किया और उसका पाँव में लगा, सो बेसिकली हिज एलबीडब्ल्यू आउट बोल के उन्होंने अपील किया। तो बेसिकली एम्पायर ने कहा कि ये आउट है, लेकिन जो बैट्समैन है उसे लगा कि नहीं, मैं आउट नहीं हूँ। सो व्हाट ही विल बी डूइंग इज़ कि उसने एक रिव्यू लिया, राइट। रिव्यू लिया डीआरएस सिस्टम के हिसाब से, तो बाद में जब बॉल ट्रैकिंग किया गया तो पता चला कि स्टम्प से बाहर जा रही थी बॉल। सो बेसिकली तो अब क्या होगा,
टीवी अंपायर से जो डायरेक्टर है वो अंपायर को सीधे बोलेंगे कि आप अपना डिसीजन ओवरटर्न कर दीजिए। तो कहा जाता है ना ओवरटर्न योर डिसीजन, तो डिसीजंस को ओवरटर्न कर देते हैं ना, नॉट आउट घोषणा कर देते हैं अंपायर। सो बेसिकली उस वर्ड के रेफरेंस के साथ आप अपेंडेड यूज़ कर सकते हैं। सो दैट बेसिकली मीन्स appended, okay, to turn something upside down. So transatlantic North Atlantic Treaty, that is NATO unity under US leadership despite visible internal differences has not collapsed. Okay, so basically trans NATO क्या होता है? NATO एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? एक ट्रीटी का किया जाता है अटलांटिक नेशंस, अटलांटिक ओशंस के पास कुछ नेशंस के बीच, और उनका हेड कौन कर रहा है? यूएस कर रहा है। अगर आप ट्रम्प के समय में देखेंगे, प्रेसिडेंट ट्रम्प के समय में वो कह रहे थे कि हम बहुत पैसा खर्च करते हैं, यूएस इज़ इन्वेस्टिंग ह्यूजली फॉर द नेटो नेशंस। सो बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन डिस्पाइट दैट देखा जा रहा है कि नेटो डट के खड़ा हुआ है अलोंग साइड विद द यूक्रेनियंस, राइट? Mr. Zelensky's emergence as a wartime leader is surprising, and poor Russian military planning and performance is shock. For the present, Russia is too strong to lose, and Ukraine, despite NATO support, too weak to win. So the war grinds on with no ceasefire in sight. सो अगर आप देखेंगे जेलेंस्की जो एक प्रेसिडेंट है, यूक्रेन एक काफ़ी छोटा नेशन है, राइट? और रशिया काफ़ी बड़ा है, लेकिन जेलेंस्की ने डट के सामना ये डिसीजन लिया है कि वो डट के सामना करेंगे द माइट अगेंस्ट द माइट ऑफ द रशियंस। सो बेसिकली उनको यूक्रेन में और बाकी नेशंस, वेस्टर्न नेशंस में एक कैसे एक हीरो की तरह पोर्ट्रे किया गया है, वार टाइम हीरो की तरह पोर्ट्रे किया गया है। तो उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। और रशियन मिलिट्री की जो प्लानिंग है यहाँ पे कुछ तरीके से थोड़ी सी पोर बताई जा रही है बाय द राइटर, ओके, फॉर द प्रेजेंट रशिया। और अगर आप करंट की तरफ देखेंगे, रशिया इज़ टू स्ट्रॉन्ग टू लूज़, मतलब रशिया कितना बड़ा देश है और यूक्रेन कितना छोटा देश है। और रशिया, वी ऑल नो कि टेक्नोलॉजी के सामने बहुत एडवांसमेंट है उनके पास। सो डिस्पाइट नेटो के सपोर्ट भले ही यूक्रेन को मिल रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि इन फ्यूचर में भी ये जीत पाएंगे। और विथ सो द वॉर ग्राइंड्स ऑन विथ नो सीज फायर इन साइट। मतलब सीज फायर का अर्थ क्या होता है? सीज फायर का अर्थ होता है कि युद्ध विराम, तो टेम्पोरेली स्टॉप ए फाइट, राइट? उसके बारे में भी कुछ पता नहीं चल रहा है कि कब क्या होगा, कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म नहीं होगा। तो उसके बारे में हमें यहाँ पे राइटर बता रहे हैं, राइट? Yet there is one outcome that must be prevented: a breakdown of nuclear deterrence. Nuclear weapons have not been used since 1945, and a global conscience has sustained the nuclear taboo for over 75 years. Okay, अभी जो फिलहाल दिखाई दे रहा है न्यूक्लियर डिटेरेंस के बारे में बता रहा है। डिटेरेंस न्यूक्लियर मिसाइल्स के यूज़ की तरफ अवरोध लगाना। सो डिटेरेंस बेसिकली मीन्स प्रिवेंटिंग एनीथिंग फ्रॉम हैपनिंग that can have a serious consequence, right? न्यूक्लियर डिटेरेंस मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब के यूज़ की तरफ उसे अवरोध करना कि भाई साहब रुक जाइए, अभी यूज़ मत कीजिए। सो न्यूक्लियर वेपन्स बेसिकली कब से, कितने साल से? 1945 से अभी तक यूज़ नहीं हुआ। और सबको पता है ग्लोबल कॉन्साइंस, मतलब सबको मालूम है कि अगर ये न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ होता है तो कितना ख़तरनाक होगा, लोगों के लिए कितना तबाही मचाएगा। सो उसके बारे में बताया जा रहा है। सो अब हम बात करते हैं एक वर्ड की तरफ, डिटेरेंस। सो डिटेरेंस का मीनिंग मैंने बता दिया। सो डिटेरेंस का सिनोनिम्स क्या क्या होगा? डिटेरेंस का सिनोनिम्स होता है डिस्करेजमेंट, प्रोहिबिशन, फॉरबिडिंग और सप्रेशन, राइट? इसका एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड्स। सो इसका अपोजिट वर्ड्स क्या क्या हो सकता है? टॉलरेंस करना, क्लियरेंस करना, प्रमोशन करना, राइट? या फिर सबमिशन करना, ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट लाइन। नन ऑफ द थ्री प्रिंसिपल्स इन यूक्रेन would want the taboo breach. However, escalation creates its own dynamic. Escalation अभी फ़िलहाल देख रहे हैं कितना टेंशन चल रहा है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ न्यूज़ आता जा रहा है। सो बेसिकली उसके बारे में ही बताया जा रहा है कि शायद न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज़ हो सकता है, ऐसा न्यूज़ में दिखाया जाता है, राइट? सो एस्केलेशन का वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एस्केलेशन बेसिकली मीन्स कि एक सडन राइज होता है किसी भी चीज़ को उठ जाना, तो उसको हम एस्केलेशन कहते हैं, सडन राइज, ओके? इसका सिनोनिम्स क्या क्या होगा? दैट इज़ हाइक होगा, या फिर एडवांसमेंट होगा, या फिर इंक्रीज होगा, या फिर मैग्निफिकेशन होगा, राइट? और इसका एंटोनिम्स क्या होगा? डीएस्केलेट,
मिनिमाइज होना, रिड्यूस होना या फिर कंप्रेस होना, राइट। नाउ नीचे चलते हैं तो देखेंगे lessons from Cuba. It is time to revisit the sobering lessons of the Cuban Missile Crisis that brought the world to the edge of nuclear Armageddon. Okay, ये मैंने बता ही दिया था आपको सबसे पहले क्यूबा में क्या हुआ था, मिसाइल क्राइसिस क्या था। सो बेसिकली वो मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन एक वर्ड देखिए आप, इट इज़ टाइम टू रिविजिट द सोबरिंग लेसन। सोबरिंग मतलब समथिंग सीरियस, ओके, समथिंग सीरियस। ये कोई भी इशू हो सकता है, इस सीरियस मतलब कि कोई टॉपिक या फिर कोई इशू या कुछ भी हो सकता है। सो सोबरिंग बेसिकली मीन्स समथिंग सीरियस, ओके। अब इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? इसका सिनोनिम्स हो सकता है डेंजरस, फार रीचिंग, ग्रीवियस, इम्पॉर्टेंट और फिर क्लियर हेडेड, ओके। इसका एंटोनिम्स क्या क्या हो सकता है? फ्रेंडली, फेलासियस, इम्प्लॉजिबल। फेलोसियस मतलब होता है तर्कहीन, ओके, एंड इम्प्लॉजिबल मतलब होता है अविश्वसनीयता, ओके। Lessons of the Cuban Missile Crisis that brought the world to the edge of nuclear Armageddon. Nuclear Armageddon, Armageddon मतलब क्या होता है? एक रेफरेंस दिया जाता है कि ये एक बैटल होता है बिटवीन द गुड एंड एविल बिफोर द डे ऑफ जजमेंट। इसके ऊपर शायद मूवीज़ भी बनाए, डे ऑफ जजमेंट के ऊपर शायद टर्मिनेटर का भी कोई सीरीज़ है, तो वहाँ से मैंने रेफरेंस अभी खींच लिया है आर्मेगेडन का, ओके। Sorry, no, the day of judgment का। As the US and the USSR engaged in an eyeball to eyeball confrontation, right? So ये जब ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, तब क्या हुआ था? रशिया ने क्यूबा में अपना न्यूक्लियर मिसाइल्स रख दिया था अगेंस्ट कि अगर कुछ टेंशन्स क्रिएट होता है, एस्केलेट होता है, या फिर सिचुएशन अगर कुछ भी ख़राब होता है और अगर कोई थ्रेट क्रिएट होता है अगेंस्ट रशिया, तो वहाँ से वो लोग यूज़ कर पाएंगे अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स टूवर्ड्स यूएसए, राइट। तो ये एक टेंशन के बारे में बात किया जा रहा था, राइट। So, on October 16, 1962, US President John F. Kennedy was informed that USSR was preparing to deploy medium and intermediate range nuclear missiles in Cuba. So, जैसा मैंने बताया, क्यूबा में मिसाइल्स उन्होंने तैनात कर दिया था रशिया ने, बिकॉज क्यूबा was against USA at that time and it was a friend of USSR at that time, right? सो वहाँ पे क्या क्या था, क्यूबा ने अलाउ कर दिया था और यूएसएसआर ने अपना मिसाइल सिस्टम्स वहाँ पे रख दिया था, राइट। जैसा अभी नेटो कर रहा है, अपने नेटो जिन देशों के साथ नेटो ने ट्रीटी किया है, राइट, वहाँ पे उन्होंने बेसिकली अपने मिसाइल सिस्टम्स को लॉक कर दिया, राइट, नेटो में। सो बेसिकली वैसा सेम सिचुएशन तब हुआ था जब क्यूबा मिसाइल क्राइसिस चल रहा था। After deliberating with his core group of advisors, he rejected the idea of an invasion or nuclear strike against Moscow and on October 2022 declared a naval quarantine of Cuba. ठीक है, क्वारंटीन मतलब आपको तो समझ क्या ही होगा कि आइसोलेशन किया था, कि कंटिन्यूसली डिस्कशंस के बाद जॉन एफ कैनेडी ने डिसाइड किया था कि वो कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेंगे जिससे एक हार्मफुल टेंशन्स क्रिएट होगा और जिससे न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ हो सकता है। उससे रुकने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक नेवल क्वारंटीन मतलब आइसोलेशन में रख दिया था क्यूबा को, राइट। Simultaneously, he authorized his brother Robert Kennedy to open a back channel with Soviet ambassador and Anatoly Dobrynin, right? So, कैनेडी के जो भाई थे उन्होंने एक बैक चैनल क्रिएट किया था कैनेडी के जो भाई थे प्रेसिडेंट कैनेडी के। तो रॉबर्ट कैनेडी ने एक पीछे से मतलब पिछला दरवाज़ा जिसे हम कहते हैं बैक डोर, वहाँ से एक टॉक्स शुरू किया जिससे कि इस टेंशन को ख़त्म किया जाए, एलोंग विथ तब के जब सोवियत एम्बेसडर थे यूएसएसआर के, उनके साथ एक बैक चैनल डिस्कशंस किया गया कि इस टेंशन्स को कैसे ख़त्म किया जाए। द क्राइसिस डिफ्यूज्ड ऑन October 28, ओके। सो डिफ्यूज्ड का अर्थ क्या होता है? किसी भी सिचुएशन में शांति बनाए रखना। तो काम सिचुएशन बेसिकली मीन्स डिफ्यूज्ड, ओके। इसका सिनोनिम्स होता है डीएक्टिवेट, डिसआर्म, डिसेबल, और इसका एंटोनिम्स क्या होता है? डिस्चार्ज, एक्टिवेट, रिलीज और या फिर ट्रबल हो सकता है, राइट। बेस्ड ऑन एश्योरेंसेस कन्वेड थ्रू द बैक चैनल, सोवियत प्रीमियर निकिता Khrushchev announced that Soviet nuclear missiles and aircraft would be withdrawn in view of US assurances to respect Cuba's territorial integrity and sovereignty. जैसा मैंने कहा कि पीस टॉक्स किया गया था बिटवीन द सोवियत एम्बेसडर एंड
प्रेसिडेंट कैनेडी के भाई रॉबर्ट कैनेडी के बीच। तो बेसिकली अक्टूबर 28 को एक डिसीजन लिया गया कि यूएसएसआर अपने जितने भी मिसाइल्स हैं और एयरक्राफ्ट वो वहाँ से विड्रॉ कर देंगे, मतलब वहाँ से ले जाएंगे, चले जाएंगे, अपने मिसाइल्स को और एयरक्राफ्ट को वहाँ से ले आएंगे क्यूबा से। लेकिन नॉट लेकिन बेसिकली यहाँ पे इन रिस्पेक्ट टुवर्ड्स जो यूएस ने डिसीजन लिया था कि वो भी क्यूबा का टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के बारे में रेस्पेक्ट करेंगे, तो उस हिसाब से यूएसए भी अपना बात रखेगा, राइट। तो what was kept a secret by both leaders was the fact that reciprocally the US also agreed to withdraw the Jupiter nuclear missiles from Turkey. So USSR अगर USSR ने क्यूबा में रखा है तो सिमिलरली क्या था, यूएस ने अपने फ्रेंड नेशन दैट इज़ टर्की में भी अपना एक वहाँ पे रख दिया था, ताकि अगर इन केस कोई न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ होता है तो वो भी सिमिलर फैशन में आंसर दे सके। तो बेसिकली टर्की में रखा गया था, तो वहाँ से भी यूएस ने अपने जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स है एक्सेट्रा है उन सबको विड्रॉ करने का डिसीजन लिया था। Yet there were plenty of unforeseen events. Unforeseen मतलब अनप्रेडिक्टेड, जो प्रेडिक्शन जिसके बारे में हम प्रेडिक्शन नहीं दे पाते हैं, राइट। अनफोर्सिन उसका मीनिंग है, दैट इज़ अनप्रेडिक्टेबल। और उसके सिनोनिम्स क्या होगा, इसके सिनोनिम्स होगा एबनॉर्मल, अनप्लान्ड, अनइमेजिनेबल, राइट। इसका एंटोनिम्स होगा एक्सपेक्टेड, कैलकुलेटेड, फोर्सिन या फिर प्रेडिक्टेड, राइट। On October 27, a US surveillance flight strayed over Cuban airspace and was targeted by Soviet Air Defense Forces. तो अक्टूबर 28 को ये डिसीजन लिया था, लेकिन अक्टूबर 27 को एक कि एक फ़्लाइट था, सर्वेलेंस फ़्लाइट मतलब जासूसी करने वाला फ़्लाइट, वो बेसिकली स्ट्रेट। सो स्ट्रेट का अर्थ होता है टू मूव अवे फ्रॉम द एक्चुअल पाथ, दैट इज़ स्ट्रेट का मतलब, इसको मैं इन इजी वर्ड्स बोल सकूँगा। तो सपोज एयरप्लेन जो चलता है, राइट, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उनका एक पर्टिकुलर जो पाथ होता है, रास्ता होता है, वो डिसाइडेड रहता है। अगर वो वहाँ से किसी भी गलत डायरेक्शन में चले जाता है तो वहाँ पाथ मिलना नामुमकिन होता है, राइट। सो डैट बेसिकली मीन्स स्ट्रेट का मीनिंग होता है टू मूव अवे फ्रॉम द एक्चुअल पाथ। सो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, गॉट लॉस्ट या फिर ड्रिफ्ट या फिर वंडर या फिर रोमिंग या फिर एमलेस, राइट। इसका एंटोनिम्स दैट इज अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड, दैट इज कॉन्स्टेंट, कॉन्शियस, पर्पसफुल और स्टेबल, राइट। तो ये जब फ्लाइट अपना मार्ग से भटक गया तो क्या हुआ, इसको टारगेट कर दिया सोवियत एयर डिफेंस सिस्टम ने। मेजर रुडोल्फ एंडरसन वाज शॉट डाउन। तो वहाँ पे जो सर्वेलेंस प्लेन में थे मेजर एंडरसन, उनको शॉट डाउन कर दिया, द ओनली कैजुअलिटी, तो वो वहाँ में मारे गए थे। सो दिस हैपेंड डिस्पाइट कैनेडी हैविंग काउंसल्ड डेजिस्टिंग फ्रॉम प्रोवोकेटिव सर्वेलेंस। ओके, सो डेजिस्टिंग, काउंसिल्ड मतलब होता है एडवाइस देना, एज ए रिजल्ट ऑफ कंसल्टेशन करके किसी से एडवाइस लेना, तो उसे हम काउंसलिंग कहते हैं। या फिर डेजिस्टिंग का वर्ड होता है टू स्टॉप फ्रॉम डूइंग समथिंग, राइट। और इसका सिनोनिम्स होता है कि होल्ड बैक, सीज, रिफ्रेन, एब्सटेन, डिसकंटिन्यू। इसका एंटोनिम्स होता है कैरी ऑन, कंटिन्यू, कंप्लीट या फिर कीप अप। अब इसका नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव होता है एनीथिंग दैट कॉजेज एंगर और रफ रिएक्शन, राइट। सो इसको प्रोवोकेट करते हैं, प्रोवोकेटिव कहा जाता है, राइट। तो इसका सिनोनिम्स होता है चैलेंजिंग, ऑफेंसिव या प्रोवोकिंग, ओके। इसका एंटोनिम्स होता है अनप्रोवोकेटिव, प्लीजिंग या मंडेन। मंडेन बेसिकली मीन्स डल, ओके। प्रोवोकेटिव सर्वेलेंस एंड क्रुश्चेव नॉट हैविंग ऑथराइज्ड द एंगेजमेंट। सो यहाँ में क्या हुआ, दोनों तरफ से एक गलती हो गया कि कैनेडी भी नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, और क्रुश्चेव जो थे वो भी नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, कि एंगेजमेंट हो, किसी भी पायलट को शॉट डाउन किया जाए, ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो। बिकॉज बेसिकली उस वक्त एक बैक चैनल में पीस टॉक्स चल रहा था, राइट। बोथ साइड केप्ट द न्यूज़ अंडर रैप्स, स्टिल द क्राइसिस डिफ्यूज्ड व्हेन मेजर एंडरसन सैक्रिफाइस वाज रिकॉग्नाइज्ड एंड ऑनर्ड। अगर ये न्यूज़ फैल जाता तो अक्टूबर 28 में क्या ये पीस टॉक्स हो पाता, क्या विड्रॉ होता, ये क्यूबन मिसाइल जो क्राइसिस चल रहा था, नहीं होता, राइट। तो बेसिकली उन्हें क्या इसे रैप कर दिया, दैट इज़ टू कवर अप समथिंग, राइट, टू कवर अप समथिंग, उसे हम रैप्स कहते हैं। टिल द क्राइसिस डिफ्यूज, मतलब जब तक ये
क्राइसिस ख़त्म नहीं हो जाता तब तक उन्होंने इसे क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, इसको छिपाए रखा कि ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है कि हमारा एक सोल्जर यूएसए का एक सोल्जर कोई शॉट डाउन हुआ है, तो इसे पब्लिक से छिपा के रखा। लेकिन जब ये पीस टॉक शुरू हुआ, जब विड्रॉ करने का कंसेंट मिल गया दोनों तरीके से, तब ये बात बताया गया पब्लिक में कि मेजर एंडरसन्स का सेक्रीफाइस को, उनका सेक्रीफाइसेस को रिकॉग्नाइज भी किया गया और सम्मान भी किया गया, राइट। ए डे अर्लियर ए सोवियत न्यूक्लियर आर्म्ड Same day, a nuclear-armed submarine B-59 found itself trapped by the U.S. depth charges of Cuban waters. Same उसके पहले एक दिन भी सोवियत न्यूक्लियर आर्म एक सबमरीन वहाँ पे चल रहा था, तो उसे कहाँ पकड़ लिया, उसे यूएस ने पकड़ लिया इन द क्यूबन वाटर्स। The US was unaware that the submarine was nuclear armed and Captain Valentin Savitsky did not know that a quarantine was in operation. So मतलब यूएस को पता नहीं था कि वो एक न्यूक्लियर सबमरीन था, और जो सबमरीन के कैप्टन थे, कैप्टन वेलेंटिन सेविट्स्की, उनको भी पता नहीं था कि क्वारंटीन मतलब एक आइसोलेशन चल रहा था क्यूबन वाटर्स में, राइट। ही डिसाइडेड टू गो डाउन फाइटिंग बट हिज डिसीजन टू लॉन्च ए न्यूक्लियर बॉम्ब वाज वीटोड बाय कैप्टन वेसिली आर्किपोव। सो उन्होंने क्या, सबमरीन को जब घेर लिया गया तो उन्होंने सोचा, जो कैप्टन आपके वेलेंटिन सेविट्स्की थे, कि वो फाइट करेंगे और फाइट करेंगे थ्रू न्यूक्लियर वेपन्स, बट उनके डिसीजंस को वीटो कर दिया। डेट इज़ वीटोड बेसिकली मीन्स टू रिफ्यूज़ ए डिसीजन और प्रपोजल। डिसीजन को वीटो कर दिया कैप्टन वेसिली आर्किपोव ने कि नहीं, हम न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ नहीं करेंगे, राइट। सो उसके बाद द सोवियट्स फॉलोड ए 2% ऑथराइजेशन रूल एंड अननोन टू कैनेडी एंड क्रूशेव ए पोटेंशियल आर्मेगेडोन वाज एवर्टेड। देखिए, तो 2% का ऑथराइजेशन चाहिए था बेसिकली टू लॉन्च द न्यूक्लियर वेपन, तो उसे वेटो कर दिया, मतलब उसे रिफ्यूज़ कर दिया। किसने? वेसिली आर्किपोव ने। सो 1-1 हो गया। तो क्या हुआ कि इस वजह से न्यूक्लियर वार का खतरा ख़त्म हो गया, न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ नहीं हुआ। अगर यूज़ हो जाता तो कितना बड़ा एक बात हो जाता, राइट। और इसके बारे में नाइडर कैनेडी को पता था, यूएसए के प्रेसिडेंट को, ना ही क्रूशेव को पता था। सो इस वजह से यूज़ नहीं हुआ, इसके वजह से एक न्यूक्लियर ह्यूज डिज़ास्टर होने से अवरोध हो गया। तो इसके बारे में बताया गया है इस लाइन में। The most shocking revelation emerged decade later when the US learned that the unbeknownst to them over 150 warheads for the FKR Meteor missile, short-range rogue missile and gravity bombs were already present in the Cuba. सो बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है जब क्यूबा में क्या क्या मिसाइल्स वहाँ पे रखे गए थे बाय द यूएसएसआर, उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। FKR-1 मीटियोर मिसाइल, फ्रॉग मिसाइल, ग्रेविटी बम्स वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट था। अगर इन केस टेंशन्स बढ़ जाता है यूएस और यूएसएसआर के बीच, तो इन मिसाइल्स का यूज होता है। डेट इज़ शॉर्ट टर्म और शॉर्ट एंड मीडियम रेंज इंटरमीडिएट मिसाइल्स, जैसा हमने पहले पढ़ा था, उसके बारे में बताया जा रहा था। सो एक वर्ड आया है अनबिनोन्स्ड। सो अनबिनोन्स मतलब क्या है? इसका मीनिंग सिंपल है, समथिंग दैट इज़ नॉट नोन टू समवन। किसी चीज़ के बारे में अगर किसी व्यक्ति या किसी आदमी या किसी चीज़ के बारे में पता ना हो किसी को, तो उसे हम अनबिनोन्स्ड कहते हैं। सो इसका सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड्स क्या होगा? कॉन्फिडेंशियल, मिस्टीरियस, सीक्रेटिव, अनरिकॉग्नाइज। और इसका एंटोनिम्स क्या होगा? रिकॉग्नाइज्ड, नोन, फेमिलियर एंड डीमिस्टिफाई। ओके, these were intended for defense in case the US launched a repeat of the 1961 failed Bay of Pigs invasion। ये बताने से पहले मैं ये लाइन आपको बताया था, जैसा मैंने बताया था, इन केस अगर टेंशन्स बढ़ता, रशिया की तरफ कुछ टेंशन्स क्रिएट होता इन केस अगेंस्ट यूएसएसआर बाय द यूएस, तब उसके सेफ्टी के लिए एज ए डिफेंस मैकेनिज्म इन वारहेड्स को वहाँ पे रखा गया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड इंटेंडेड, मतलब दिस वर प्लान्ड। ओके, इंटेंडेड का बेसिकली मीनिंग होता है प्लान। प्लान का अर्थ सबको पता है, राइट। सो अब हम बात करते हैं 1961 फेल्ड बे ऑफ पिग्स इन्वेशन। ये चीज़ मैं आपको बाद में भी पढ़ाऊँगा जब मैं यूपीएससी के बारे में पढ़ाऊँगा आपको। सो बे ऑफ पिग्स इन्वेशन क्या होता है? बे ऑफ पिग्स इन्वेशन, बे ऑफ पिग्स बोल के एक जगह है क्यूबा में जिसे द बाहिया दे कोचिनोस कहा जाता है। ये बेसिकली उस बे का नाम है। ओके,
the Bahia de Cochinos. Now let's talk about the Bay of Pigs invasion. Okay, Bay of Pigs invasion क्या था? एक failed invasion था इन क्यूबा में हुआ था ये कुछ क्यूबन एग्जाइल्स की द्वारा. एग्जाइल्स मतलब जिसे अपने देश से बर्खास्त कर दिया हो उन्हें हम एग्जाइल्स कहते हैं. और ये लोग क्या थे? ये लोग अपोज कर रहे थे फिडेल कास्ट्रो जब वो सत्ता में आए थे. दैट इज एज प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा, द देन प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा. फिडेल कैस्ट्रो जब पावर में आए थे उनके अगेंस्ट में ये क्यूबन एग्जाइल्स एकजुट होकर उनकी तरफ क्रूज करने की तैयारी में थे. और इसे कहा जाता है कि इट वाज फाइनेंस एंड वाज प्लान्ड बाय द यूएसए. ओके, so that is all about the Bay of Pigs invasion. Despite Cuban leader Fidel Castro opposition, Premier Khrushchev insisted on withdrawing these two, conscious that this could provide the spark for future escalation. ये तो फिडेल कैस्ट्रो ने क्या था, ये जब यूएसएसआर ने विड्रॉ करने का डिसीजन लिया तब उन्होंने कहा कि नहीं, आपको ये नहीं करना चाहिए. लेकिन क्रुशेव ने क्या किया कि नहीं, हमें विड्रॉ कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ही चल रहा रहा तो अगर बाद में ये पीस टॉक्स का कोई मीनिंग नहीं होगा अगर हम इसे विड्रॉ नहीं करेंगे. और इससे टेंशन बढ़ सकता है, बिकॉज यूएसएसआर के अगेंस्ट में टर्की में मिसाइल्स, जुपिटर मिसाइल्स ऑलरेडी सेट किया गया था बाय द यूएसए. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट the key lesson learned was that two nuclear superpowers should steer clear of any direct confrontation even as their rivalry played out in other regions, thereby keeping it below the nuclear threshold. Deterrence theorists called it the stability instability paradox. So basically यहाँ कहा जा रहा है अगर दो सुपर पावर्स, दैट इज़ न्यूक्लियर सुपर पावर्स, आमने सामने हो तो उन्हें डायरेक्ट पाथ से थ्रू पीस टॉक्स एंड एक्सेट्रा इन सब चीज़ों से उन्हें अपना मामला सुलट लेना चाहिए. नहीं तो अगर किसी और रीजन्स में ये सब करेंगे तो ये एक काफ़ी ख़तरनाक चीज़ हो सकता है, राइट. सो बेसिकली उसके बारे में बताया जा रहा है. और डिटरेंस थ्योरीज इसे क्या कहते हैं? द स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी पैराडॉक्स. विद देयर एश्योर्ड सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी गारंटिंग mutually assured destruction, both the US and the USSR were obligated to limit the instability to proxy wars. Nuclear war games over decades remain unable to address the challenge of keeping a nuclear war limited once a nuclear weapon was introduced in the battle. So basically यहाँ कहा जा रहा है कि अगर दो सुपर पावर न्यूक्लियर कैपेबल नेशंस आमने सामने रहेंगे और अगर किसी और जगह से वो लोग प्रॉक्सी वार्स कराएंगे, सपोज जैसे यूएसएसआर ने क्यूबा में किया था, तो बेसिकली अगर क्यूबा से लॉन्च होता उस वक्त न्यूक्लियर वेपन्स, तो आप सोचिए बेसिकली कौन अफेक्टेड होता सबसे ज़्यादा. क्यूबा में सबसे पहले यूएसए फायर करता, राइट, टू डिस्ट्रॉय द न्यूक्लियर वेपन्स दैट वेर बीइंग सेट अप देयर, राइट. सो बेसिकली कौन मरता, वही बात है, राइट. सो इट्स बीइंग बेसिकली सेड हियर कि न्यूक्लियर वॉर गेम्स ओवर डिकेड्स, न्यूक्लियर वॉर को लिमिटेड रखने के लिए न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड की न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ ना हो, वो ध्यान में रखे हुए दोनों नेशंस को, कोई भी किसी भी नेशंस को आगे बढ़ना चाहिए, इसके बारे में बताया जा रहा है, राइट. रशिया's nuclear signaling, the यूक्रेन वॉर इज टेस्टिंग द ओल्ड लेसन. वही सेम बात बताया जा रहा है जो क्यूबा में हो रहा था, अभी सेम यूक्रेन में चल रहा है. रशिया सीज इटसेल्फ एट वार नॉट विथ नॉन न्यूक्लियर वेपन बट विथ ए न्यूक्लियर आर्म्ड नेटो नेशंस के पास ऑलरेडी आप जैसे देखेंगे उनके पास ऑलरेडी अब न्यूक्लियर मिसाइल्स अवेलेबल है. तो रशिया खुद को यूक्रेन के साथ युद्ध करते हुए नहीं देख रहा है, वो देख रहा है अगेंस्ट द नेटो. ओके, Mr. Putin has therefore engaged in repeated nuclear signaling, from being personally present in mid-February at large-scale exercises involving strategic forces to placing nuclear forces on special combat alert on February 27. So यहाँ पे बेसिकली मिस्टर पुतिन के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा था इन केस अगर न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ होता है तो वो भी यूज़ करेंगे. और एक स्पेशल कॉम्बैट अलर्ट फोर्सेस भी है, न्यूक्लियर फोर्सेस बोल के स्पेशल कॉम्बैट फोर्सेस रशिया का, उसके बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने भी एक शायद कुछ ड्रिल किया था ऑन February 27. सो उसके बारे में बताया जा रहा है. ही रेज्ड द स्टेक्स अगेन ऑन September 21 व्हेन ही ऑर्डर्ड ए पार्शियल मोबिलाइजेशन, अनाउंस्ड रेफरेंडम्स. पार्शियल मोबिलाइजेशन सेम सिमिलर बात ही है. पर्सनल मोबिलाइजेशन, स्पेशल कॉम्बैट अलर्ट फोर्स को तैयार किया जा रहा था. फॉरेस्ट फोर्सेस को डिप्लॉय करने से हम उसे किसी भी चीज़ को, किसी भी देश अगर कोई भी वार के लिए ख़ुद को
प्रिपेयर करता है, डेट इज़ द थ्रू स्पेशल कॉम्बैट अलर्ट फोर्सेस, जो न्यूक्लियर फोर्सेस है रशिया का, उसके बारे में बताया जा रहा है। अनाउंस रेफरेंडम्स, रेफरेंडम्स मतलब कि एक डायरेक्ट वोट होता है बाय एन इलेक्टोरेट, डेट इज़ इलेक्टोरेट मतलब क्या, जिसे पीपल ने इलेक्ट किया हो ऑन सर्टेन प्रपोजल और लॉज। सो आर्मी को रेडी किया जा रहा था। ही रेज द स्टेक अगेन ऑन September 21 when he ordered a partial mobilization, announced referendums। तो इन 4 एरियाज़ में, जैसे लुहांस, डोनेट्स्क, खेर्सन और जापोरिजिया, वहाँ पे बेसिकली आर्मी को तैयार किया जा रहा है कि अगर कोई ऐसा अनफोर्सिन सिचुएशन हुआ न्यूक्लियर वेपन्स का, तो रशिया भी नहीं हिचकिचाएगा अगेंस्ट यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स। So, accused the West of engaging in nuclear blackmail and warned that Russia has more modern weapons and will certainly make use of all weapon systems available. This is not a bluff, he cited. So basically पुतिन के बारे में भी बताया जा रहा है कि उन्होंने भी कहा है कि इनकेस ऐसा कुछ अनफोर्सिन सिचुएशन हुआ कि न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ हुआ अगेंस्ट रशिया, तो वो भी उनके पास भी बेसिकली नो कितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है रशिया। सो वो भी नहीं हिचकिचाएंगे अगेंस्ट यूजिंग सर्टेन वेपन्स। और यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे पुतिन ने रेफरेंस दिया है, दैट इज़ द वर्ड प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट उन्होंने एग्जांपल दिया था हिरोशिमा और नागासाकी का कि कैसे वहाँ पे यूज़ होता, तो उसके बारे में बताया जा रहा था। ओके, प्रेसिडेंट बेसिकली मीन्स कि पूर्व उदाहरण। In recent days, Russia Defense Minister Sergei Shoigu has spoken to his counterparts, including Defense Minister Rajnath Singh, that Ukraine may be preparing to use a dirty bomb. India's response was that any use of such weapons would be against the basic tenets of ह्यूमैनिटी। सो बेसिकली इस लाइन में कहा जा रहा है रशियन डिफेंस मिनिस्टर, जो उनके काउंटर पार्ट से मतलब सिमिलर पोजीशंस में है, जैसे हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी है, वो भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर है। सो डिफेंस मिनिस्टर विल टॉक विद डिफेंस मिनिस्टर। तो वहाँ पे एक डिस्कशन किया गया था और रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने आगाह किया था हमारे इंडियन डिफेंस मिनिस्टर माननीय राजनाथ सिंह जी को कि यूक्रेन शायद तैयारी कर रहा है टू यूज़ ए डर्टी बॉम्ब। सो व्हाट इज़ ए डर्टी बॉम्ब, इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये एक एक्सप्लोसिव बॉम्ब होता है जिसके अंदर आप रेडियो एक्टिव मटेरियल्स रहता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स मतलब जिससे रेडिएशन फैलता है, तो उसे हम डर्टी बॉम्ब कहते हैं। सो इंडिया का रिस्पॉन्स क्या था? इंडियंस रिस्पॉन्स वाज दैट एनी सच यूज ऑफ वेपन्स वुड बी अगेंस्ट द बेसिक टेनेट्स ऑफ ह्यूमैनिटी। सो इंडिया ने कहा कि ऐसा अगर कुछ वेपन यूज़ होता है, सो इट्स अगेंस्ट द बेसिक टेनेट्स। सो टेनेट्स बेसिकली मीन करता है सेट ऑफ प्रिंसिपल्स रहता है, ये बिलीव। टेनेट्स का मीनिंग होता है कि ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और बिलीफ सिस्टम या फिर सिद्धांत दे कि ये डिसीजन किसी भी ह्यूमैनिटी को खतरा पैदा कर सकता है। सो इट्स अगेंस्ट द सिद्धांत ऑफ ह्यूमैनिटी। ओके, सो टेनेट बेसिकली मीन्स ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और बिलीफ सिस्टम। सो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? बिलीफ, डॉक्ट्राइन, थ्योरी, आइडियोलॉजी। ओके, इसका एंटोनिम्स होगा डिसबिलीफ, doubt, mistrust, or rejection. However, Russian nuclear use makes little operational sense. In 1945, Japan was the one on the verge of surrender, and only the US possessed nuclear weapons. Use of a tactical nuclear weapon will only strengthen Ukrainian national resolve. NATO response is unlikely to be nuclear but will be sharp. International political backlash would be significant and Mr. Putin may find himself increasingly isolated. Okay, यहाँ बताया जा रहा है कि बेसिकली जब 1945 में जापान बेसिकली सरेंडर करना चाहता था, लेकिन उनके अगेंस्ट में यूएस ने, तब सिर्फ यूएस के पास ही था न्यूक्लियर वेपन्स, तो उन्होंने क्या किया था? राइट, एटम बॉम्ब्स ड्रॉप कर दिए थे हिरोशिमा और नागासाकी में। उसके बाद आपको पता ही है कितना वाइड रेंज ऑफ डिस्ट्रक्शन हुआ था। सो यूज़ ऑफ ए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, अगर कोई अभी फ़िलहाल रशिया कोई टैक्टिकल वेपन जैसे न्यूक्लियर वेपन यूज़ करता है अगेंस्ट यूक्रेनियंस, सो दैट बेसिकली उसके रिप्लाई में यहाँ बताया जा रहा है, द राइटर इज सेइंग कि शायद नाटो भी सिमिलर रिस्पॉन्स ना दे, बट वो भी न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ ना करे, बट कुछ शार्प तरीके से नहीं तो कुछ अलग तरीके से
वो लोग इसका रिस्पॉन्स देंगे। और अगर ऐसा होता है तब मिस्टर पुतिन ऑलरेडी आप देख चुके हैं कितने सारे सैंक्शंस लग चुके हैं, उनको और आइसोलेशन फेस करना पड़ेगा रशिया को, इसके बारे में बताया जा रहा है। मेनी कंट्रीज इन ईस्टर्न सेंट्रल एशिया कुड रिकन्सिडर न्यूक्लियर वेपन्स एज ए सिक्योरिटी नेसेसरी, लेकिन ईस्टर्न सेंट्रल एशिया में इसको हम लोग एज ए सिक्योरिटी के हिसाब से हम न्यूक्लियर वेपन्स को देखते हैं, इसके बारे में बताया जा रहा है। सो नेक्स्ट स्टेप, during the next few weeks the fighting in Ukraine will intensify before winter sets in and the weather freezes military operations till spring। तो ऐसा कहा जा रहा है कि फाइट और अभी जोर तोड़ से लगाया जाएगा फाइट को, बिकॉज बेसिकली अभी जो ठंडे का मौसम आ रहा है, बेसिकली आप देखते हैं कि यूक्रेन और रशिया में स्नो होता है, तो जब स्नोई पीरियड होता है तो वार करना और काफ़ी फ्रीजिंग हो जाता है ना, ठंडा हो जाता है, तो चलना फिरने में, व्हीकल्स के मूव करने में काफ़ी तकलीफ़ें होती है, राइट। सो बेसिकली उसके बारे में ये प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि अभी काफ़ी जोर तोड़ से दोनों तरफ से युद्ध लड़ा जाएगा, उसके बारे में बताया जा रहा है। राइट नाउ द गोल ऑफ ए सीज फायर सीम्स टू डिस्टेंस। सीज फायर जैसे मैंने बताया कि युद्ध विराम का जो गोल है वो काफ़ी दूर लग रहा है, राइट। दो एमिनेंटली डिज़ायरेबल, एमिनेंटली कहा जा रहा है कि हाईली डिज़ायरेबल, ठीक है। इसका आसार तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर होता तो काफ़ी ये हेल्पफुल हो जाता, उसके बारे में बताया जा रहा है। सो सीज फायर का अर्थ क्या होता है? युद्ध विराम, टू इन इंग्लिश वी से टू टेम्पोरेरीली स्टॉप ए फाइटिंग। नाउ इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? इसका सिनोनिम्स हो सकता है ट्रूस या फिर पीस, और इसका एंटोनिम्स हो सकता है फाइट या फिर वार। ओके, The United Nations appears paralyzed given the involvement of permanent members of the Security Council. Therefore, it is for other global leaders who have access and influence to convince Mr. Putin that nuclear escalation would be a disastrous move. So, अभी यूएन के बारे में बताया जा रहा है। यूएन में अगर कुछ रिजोल्यूशन पास भी हो जाता है तो रशिया एक परमानेंट मेंबर है, यूएसए भी परमानेंट मेंबर है, तो बेसिकली यूएन खुद को एक पैरालाइज सिचुएशन में फील कर रहा है। पैरालाइज बेसिकली मीन्स कि किसी चीज़ को रोकना, तो स्टॉप समथिंग, डेट बेसिकली मीन्स पैरालाइज। लेकिन यूएन ऐसा नहीं कर सकता है, बिकॉज अगर कोई ड्राफ्ट या कुछ रिजोल्यूशन भी पास होता है तो परमानेंट मेंबर्स के पास वो रहता है ना, वीटो पावर, उसे बंद कर दे उस रिजोल्यूशन को पास करने के लिए। सो यूएन बेसिकली फील्स इट्स इन पैरालाइज सिचुएशन। ओके, तो यहाँ बताया जा रहा है कि अब बेसिकली जो ग्लोबल लीडर्स हैं, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो काफ़ी क्लोज है मिस्टर पुतिन के साथ, तो उनके द्वारा समझाया जाए कि अगर न्यूक्लियर वेपन से अगर वार लंबा चलेगा तो कितना इश्यूज़ होगा, तो उसको समझाने के लिए, अगर न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ होता है तो ये कितना ख़तरनाक हो सकता है, उसको समझाने के लिए, उसको एसेस कराने के लिए इन ग्लोबल लीडर्स का हेल्प लेना ज़रूरी है, ऐसा बताया जा रहा है। Indonesia is the G20 chair and President Joko Widodo will be hosting the summit meeting next month. Okay, तो अगले महीने बेसिकली G20 का मीटिंग हो रहा है जहाँ इंडोनेशिया में होगा। ओके, और इसे होस्ट करेंगे प्रेसिडेंट विडोडो, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। ओके, इंडिया इज़ द इनकमिंग चेयर। नेक्स्ट जो मीटिंग होगा वो बेसिकली इंडिया में होगा, एंड आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी विल बी अटेंडिंग। आवर प्राइम मिनिस्टर सर नरेंद्र मोदी जी इसे अटेंड करेंगे, उसके बारे में बताया जाए। लेकिन इंडोनेशिया और इंडिया ने खुद को दूर रखा है कंडेम करने से, फ्रॉम कंडेमिंग रशिया, कीपिंग कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन। सो रिफ्रेन मतलब बेसिकली होता है खुद को दूर रखना, टू कीप वनसेल्फ अवे फ्रॉम कंडेमिंग, मतलब कंडेमिंग मतलब डिसअप्रूवल जारी करना कि हमें ये डिसीजन अच्छा नहीं लगा है। सो बेसिकली ये उसे समझाया जा रहा है। इन बायलैटरल मीटिंग विद मिस्टर पुतिन इन समरकांड लास्ट मंथ, मिस्टर मोदी एम्फसाइज्ड दैट नाउ इज़ नॉट द एरा। तो समरकांड में जब मीटिंग हुआ था तो मिस्टर मोदी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मिस्टर पुतिन ने जब मीटिंग किया था तो वहाँ में कहा गया था कि नाउ इज़ नॉट द एरा, ये समय जो है ये युद्ध का बिल्कुल नहीं। इन द रन अप टू द G20 समिट, मिस्टर विडोडो एंड मिस्टर Modi are well placed to take a diplomatic initiative to persuade Mr. Putin to step away from the nuclear rhetorics. So basically कहा जा रहा है कि G20 समिट के बाद विडोडो और मिस्टर हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी है
वो शायद कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं कि उन्हें परस्यूट कर सके, कि उन्हें समझा सके कि आप ऐसे डिसीजंस ना लें, कि आप न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ ना करें। तो उसके बारे में बताया जा रहा है, टू स्टेप अवे फ्रॉम न्यूक्लियर रेटोरिक। ओके, रेटोरिक मतलब ए वे ऑफ स्पीकिंग तो परसुएट समवन, मतलब किसी को समझाना, उसे हम रेटोरिक कहते हैं। दिस मीन्स emphasizing the deterrent role of nuclear weapon and not expanding to it, to reiterating Russia's official declaratory position that restricts nuclear use for an existential threat। तो बेसिकली वो यहाँ में भी सेम बताया जा रहा है कि आप न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ ना करें, रेडर किसी और तरीके से इस कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व किया जाए उसके बारे में बताया जा रहा है। सच ए स्टेटमेंट वुड हेल्प रिड्यूस ग्रोइंग फेयर्स ऑफ एस्केलेशन। तो सिचुएशंस ख़राब होने से ऐसे स्टेटमेंट्स हमें ऐसा स्टेटमेंट्स अगर दिया जाता है तो सिचुएशंस में टेंशन क्रिएट ना हो, तो उससे बचा जा सकता है। एंड मे ओपन फॉर ए चैनल फॉर कम्युनिकेशन एंड ओपन द डोर फॉर डायलॉग दैट कैन लीड टू सीज फायर। सेम वही, अगर आप मतलब पीस टॉक करते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल ना करें, और इससे क्या होता है कि सीज फायर की तरफ आगे बढ़े ना भी बढ़े, तब एक बैक चैनल क्रिएट होता है ना। जैसे क्यूबन मिसाइल जो क्राइसिस हुआ था, उस हिसाब में जब बैकडोर एक क्रिएट होता है ना, तो वो चैनल्स ओपन रखे, तो उसके बारे में बात किया जा रहा है। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माई वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वर्किंग। सी यू सून। थैंक यू।